देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद न्यूज बुलेटिन शंकराद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मैं गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में मेरी मौजूदगी है। पीछे आप गोरखनाथ का मंदिर देख रहे हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। आज उन्होंने विधानसभा के लिए चुनावी समर में पहली बार कदम रखा है। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ ही शंकराद इस बात का कर दिया कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां पर बनने वाली है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब नामांकन के लिए पहुंचे थे, उस वक्त उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी थी। एक बार फिर से गोरखपुर से हुंकार भर के ये बताने की कोशिश कि 2017 वाला प्रदर्शन बीजेपी फिर दोहराएगी और फिर से 300 पार जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहिए। ये उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये योगी आदित्यनाथ के विधानसभा के मैदान का आरंभ है, जिसकी तैयारी प्रचंड है। ये 21वीं सदी में यूपी के किसी सीएम का पहला नामांकन है। ये आगाज है पूर्वांचल से लखनऊ के सिंहासन का। सुबह मंदिर में पूजा पाठ, फिर गोरखपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत। नामांकन से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा हुई, जहां से अमित शाह ने 300 सीट जीतने की हुंकार भरी। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और स्थान भी इतना पवित्र है। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। पूरा गोरखपुर भगवा रंग से पट गया। नामांकन शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया, जहां योगी के संग अमित शाह थे, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे, प्रदेश के अध्यक्ष के अलावा सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल के नेता भी इस नामांकन के गवाह बने। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ और उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी है। ये तीनों बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए जा रहे हैं। उनके साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, खुद गृह मंत्री यहाँ पर अगवानी करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के गलियों में ढोल बज रहे थे, नगाड़ों की गूंज थी। बीजेपी अपनी ताकत का एहसास करा रही थी, जीत का दम भर रही थी। मंच सजा तो दिग्गजों ने जीत की हुंकार भरी। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने नामांकन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं बीजेपी के कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। हर बेटी स्कूल जा रही है। प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से
प्रदेश की जनता को मुक्त किया। गोरखपुर में बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का जोश हाई है। बाईस के ख्वाहिश छोड़ द बबुआ, 22 के ख्वाहिश छोड़ द बबुआ, हो जा दूसर काम, अरे जनता के मन भागैल बा, योगी जी के काम। जोगिरा सारा रारा। उधर अखिलेश ने योगी के खिलाफ प्रत्याशी को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तमाम नामों की अटकलें लग चुकी हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव आगरा से योगी की गोरखपुर से हार की भविष्यवाणी जरूर कर डाली। जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं, और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। जिस सीट से योगी आदित्यनाथ 1998 से संसद का सफर तय कर रहे थे, आज वही कर्मभूमि से विधानसभा की जंग के हुंकार भरी है। जंग लखनऊ के सिंहासन की है, जंग खुद के किले को बचाने की है। ऐसे में योगी ने इसका आगाज अपनी सबसे मजबूत सीट से किया है। चित्रा त्रिपाठी, अभिषेक मिश्रा और राहुल श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, गोरखपुर, आज तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर इस मामले को आज सदन में उठाया। उनकी ओर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी सदन के भीतर पेश किया गया, रखा गया। इसके साथ ही साथ जेड सिक्योरिटी लेने से जहां एक तरफ ओवैसी ने इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से मांग की कि उन्हें एक नंबर का ऐसा शहरी बनाइए जिससे सुरक्षा की जरूरत ना पड़े और जिससे बाहर जाने में डर ना लगे। तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की, दोनों फॉर्चूनर। सरेआम गोली चलाती इन तस्वीरों ने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर चली गोलियों की गूंज आज संसद में सुनाई दी। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं। सवाल एक सांसद की सुरक्षा का है, सवाल हमलावर की गुस्ताखी का है। ऐसे में चुनावी मौसम में हमले ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है, तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। ओवैसी ने पीएम के काफिले पर हमले का जिक्र किया। ओवैसी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। सोमवार को अमित शाह ओवैसी पर हमले को लेकर ब्रीफ करेंगे। ओवैसी पर हमला हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई। दोनों आरोपियों को चंद घंटे के अंदर पकड़ लिया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। माननीय अयोध्या जी के प्रति
कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे, उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। पुलिस हमला दुखद है, हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच तो पुलिस करेगी। घटना अगर हुई है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन एक बात कम समझ में आई कि गोली जो मैंने खुद देखी है वो दरवाजे के निचले हिस्से पे लगी है। किसी को अगर हमला करना होता, मारना होता, तो गोली कम से कम शीशे के भीतर जाती, दरवाजे के निचले हिस्से पे नहीं जाती। आज ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उधर सरकार की ओर से ओवैसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिन्हें अब Z कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। आज ओवैसी को मुजफ्फरनगर का दौरा रद्द करना पड़ा। हालांकि कल से वो एक बार फिर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। वहीं विपक्ष लेकर सरकार तक हर किसी ने हमले की निंदा की है। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है? दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया? किसी के ऊपर भी हो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब वो जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय जो चीज समझेगा करेगा। माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दी है। और शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंदूवादी जो छवि है वो नाराज चल रहे थे। ये जानकारी नहीं, इसलिए समझ नहीं। हैदराबाद में जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में ओवैसी के समर्थकों का हुजूम उमड़ा और हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमले के बाद हैदराबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सारे पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में पैनी नजर बनाए रखें। हम इस समय चार मीनार पर हैं। आप चार मीनार पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आज शुक्रवार का दिन है। जुमा की नमाज यहाँ पर मक्का मस्जिद में ऑफर की जाती है और उससे पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किए गए। उसके अलावा तेलंगाना पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में भी ओवैसी की सलामती की दुआ मांगी गई तो कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। आज तक ब्यूरो। हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से आज तक ने खास बातचीत की है। उनकी ओर से बातचीत में कहा गया है कि एक तरफ वो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और दूसरी तरफ बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे। उनकी ओर से बार बार इस बात पर भी जोर दिया गया कि Z सिक्योरिटी की जरूरत ओवैसी को नहीं है। ओवैसी साहब, आप कल कैंपेन करने जा रहे हैं यूपी और बिना सुरक्षा के जाएंगे? हाँ, जाएंगे। ये सुरक्षा फराहम करना हमारी ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और हमारी जान की कीमत पीलू खान, रकबर, अखलाक से बढ़ के नहीं है। आप जब सबको सुरक्षा देंगे तो हम MP को सुरक्षा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है। और हमने ये कहा है कि ये जो लड़के कल गोली चलाए हैं वो कैसे रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन से भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी खतरा पैदा होता है। और जिन्होंने कल गोली चलाई वो कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? अब्दुल आज़म की, ऐमन अल ज़ोहरी की या फिर सैयद कुतुब की किताब पढ़कर। रेडिकलाइजेशन एक फैक्ट है जो हम बीजेपी से कह रहे हैं। NDA में आप NDA 1 में गलती की फिर गलती कर रहे हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, देश को तो नुकसान हो भी रहा है। और UAPA क्यों नहीं लगेगा इसके ऊपर? जब एक तकरीर पर लग सकता है, जब एक फेसबुक पोस्ट पर मैच, क्रिकेट मैच के ऊपर लग सकता है, तो ये तो सिटिंग 4 मरतबा का MP है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई और सिर्फ 307 पे बात खत्म हो जाएगी। आपका कहना है कि ये लोग सिर्फ 2 ही लोग नहीं, इनके पीछे कौन लोग? यकीनन, क्योंकि ये इतना वेल प्लान तरीके से रेकी की गई है। इनको मालूम था कि उस टोल गेट के पास गाड़ियां रुकेंगी, स्लो हो जाएंगी
और 6.5-7 फीट के फासले से हम अपनी मौत को देख रहे थे। ये और बात है कि अल्लाह ने हमको बचा लिया। मौत तो सबको आएगी, कोई नहीं बचेगा, मगर याद रखिए अगर आप गोली से किसी की आवाज को दबाएंगे तो वो ना देश के लिए अच्छा है, ना पार्लियामेंटेरियंस के अच्छा है, बल्कि ये रेडिकलाइजेशन अनार की तरफ लेकर। आखिरी सवाल, आपकी स्पीचेस को लेकर के जिस दिन से आप बोलते हैं, कहते हैं, उनसे वो ज्यादा उनको आज देखिए, हम क्या बैंड बाजा की पार्टी है, हम क्या कोई गुलकार हैं, हम क्या कोई म्यूजिक लगाकर नाचेंगे? आपको हमारी बात पसंद नहीं आती, अगर गैर कानूनी है, गैर संविधानी, आप कंप्लेन करिए। क्या आप गोली चलाएंगे? आप जस्टिफाई करें। कल मैं कहूंगा कि मुझे अशोक सिंघल की बात पसंद नहीं है, मैं गोली मार दूंगा। कौन होते हैं आप? ये जजेस, जुडिशरी किस लिए है? अचार डालने के लिए। पुलिस किस लिए है? पुलिस किस लिए? नाचने के लिए है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कंप्लेन करिए। आप गोली से हमारी आवाज को नहीं दबा सकेंगे। याद रख लीजिए, अगर एक ओवैसी मरेगा तो मरना तुमको भी है, मुझे भी। लाखों पैदा होंगे, हमारी सोच को, आवाज को नहीं दबा सकते गोली से। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में गिने चुने 5 दिन का वक्त बाकी है। जब पश्चिमी यूपी से चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी है। सत्ता के लिए जोर आजमाइश है, कोई किसी से पीछे दिखना नहीं चाहता। यही कारण है कि एक दूसरे पर तीखे हमले भी चुनाव के ठीक पहले किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछी तो हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। गलियां नेताओं से पटी पड़ी हैं। हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली की तो निशाने पर समाजवादी पार्टी थी। ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। पीएम मोदी ने वैक्सीन से लेकर किसानों तक के मुद्दे पर विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया, तो अखिलेश भी लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगा। जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाहें फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पे किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि आलू की सही कीमत होगी, बिजली सस्ती होगी, कोल्ड स्टोर घाटे में नहीं होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। यहाँ किसान तकलीफ और परेशानी में है, न खाद मिली उसे, न बिजली सस्ती मिली, जानवर परेशान कर रहे हैं, और जो विकास होना था वो भी विकास ठप हुआ है। इसलिए यहाँ की जनता एक बार समाजवादियों की तरफ देख रही है। आज आगरा में जयंत चौधरी और अखिलेश का विजय रथ निकला, तो फिर यूपी की सियासत में गर्मी के बयान पर घमासान शुरू हुआ। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं। तो मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीरें कि आलू फिक रहा है, टमाटर फिक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही। बीजेपी लगातार अपराध, दंगों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार योगी राज की खामियों को गिना रही है। यही इनके कार्यकर्ता हैं जो जेल पर में है या बेल पर है। इनकी सरकार आती थी तो क्या होता था? थाना तुम्हारा, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा, कलेक्टर तुम्हारा, कप्तान तुम्हारा, लूटो जो लूट सकते हो। गर्मी को ठंडी में तब्दील करने की बात करते हैं, शिमला तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक अपमान है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्नाव, हाथरस
और अब बुलंदशहर जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इनके दावे खोखले हैं। जंग आर पार की, प्रचार अपने चरम पर है, बयानों में तलखी है, वादों के पिटारे हैं और हर कोई अपने अंदाज में जनता के सामने है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस पार्टी ने भी सियासी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज गाजियाबाद में थी, उनसे बातचीत की है आगामी चुनावों के मद्देनजर मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ने। किस तरह से आप देख रही हैं कांग्रेस कैसी प्लेयर है, कितनी सीटें आएंगी, क्या रहेगा कांग्रेस का? आप ये सवाल पूछती हैं, बार बार मैं जवाब देती हूँ कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। मैं बार बार जनता के बीच जाकर ये कह रही हूँ कि जिस तरह की चर्चा चुनाव में हो रही है वो बदलनी चाहिए। राजनीति को मत करिए, राजनीति को बदलना है। विकास की बात हो, जनता की मतलब की बातें हो। जैसे आप यहाँ देख रही हैं, जितने भी दुकानदार हैं वो सब त्रस्त हैं। अगर आप अंदर जाएंगी, पूछेंगी तो मैं इधर साइड में आ जाते हैं जी। यहाँ पे देखिए खुद प्रियंका पूछ रही है दुकानदारों से। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम व्यापारी हैं, बहुत परेशान हैं। मैं जानती नहीं हूँ, अभी आई हूँ यहाँ, लेकिन आप अगर मेरे जाने के बाद इनसे पूछेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लॉकडाउन के समय इनको कितनी परेशानी होगी और आज भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने की बात करो। हमारे घोषणा पत्र में हमने क्लियर लिखा है, हम बिजली की बिल आधी करेंगे और जो कोरोना का बकाया है उसको हम माफ कराएंगे। हमने कहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं सब राजनीतिक दलों से और सब नेताओं से कहना चाहती हूँ कि ये गर्मी और चर्बी की बात करने के बजाय भर्तियों की बात करें, इनकी समस्याओं को हल करने की बात करें। किस तरह से विकास कराएंगे, किस तरह से शिक्षा की सुविधाएं देंगे, सेहत की सुविधाएं देंगे। और जो जनता एकदम परेशान है, महंगाई से जूझ रही है। की दुकान है, प्रियंका से मिलने के लिए आई थी। प्रियंका, आपने कहा मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो मुद्दे आप उठा रही हैं, आपको वो कनेक्ट मिल रहा है लोगों से, जो लोग कह रहे हैं? आप देखिए, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं सारे राजनीतिक दलों से और नेताओं से आग्रह कर रही हूँ, इनकी बात करिए, जनता की बात करिए। ये चुनाव, ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव में और बाहुबली, इस चुनाव में आपको भर्ती की बात करनी चाहिए। कितने कम रोजगार हैं उत्तर प्रदेश में, आपको ये बात करनी चाहिए कि आप इस तरह के स्मॉल जो मीडियम बिजनेसेस हैं, स्मॉल और मीडियम, उनको मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपने कुछ किया है 5 सालों में। आपने नोटबंदी की, आपने जीएसटी लगवाई, आपने लॉकडाउन किया, एक दिन में इस तरह से 1 महीनों के लिए बंद रहे। तो आपने इतना सब किया है जिससे ये जूझ रहे हैं, इनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इनकी मदद के लिए आप क्या करेंगे? बार बार मैं यही कह रही हूँ। वो कह रही है कि मुद्दों से नहीं भटकना है। गर्मी और चर्बी की जो बात हो रही है उसकी बात नहीं होनी चाहिए। विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा, भर्तियों की बात होनी चाहिए। आज तक से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, गाजियाबाद, आज तक।